आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन के अंतर्गत भाग 4 में चर्चा करेंगे। शक्ति संसाधन गत वीडियो आपने देखा जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर चुके हैं। खनिजों की परिभाषा, उनके प्रकार और उनके वितरण के ऊपर हम बात कर चुके हैं और आज चर्चा कर रहे हैं शक्ति संसाधनों की। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। सबसे पहले जानेंगे शक्ति संसाधन। नाम से ही प्रतीत हो रहा है, शक्ति संसाधन कह दीजिए, ऊर्जा संसाधन कह दीजिए या फिर पावर रिसोर्सेज कह दीजिए, तीनों एक ही हैं। नाम से प्रतीत हो रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो प्रकृति से संसाधन प्राप्त हुए हैं। हम जानते हैं कि प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप संसाधन प्रदान किए हैं और यह उपहार स्वरूप जो संसाधन प्रदान किए हैं, इन्हीं के अंतर्गत कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको उपयोग हम शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में नज़र दौड़ाइए, आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की आपकी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति जो कि ऊर्जा आधारित है, वह समस्त पूर्तियां किससे हो रही हैं? शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधनों से हो रही हैं। आप शुरुआत कीजिए। आपके घर में भोजन पकाने के लिए आवश्यकता के रूप में ऊर्जा के इस्तेमाल में आ रहा है। इसी तरीके से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहे हैं, उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है, ईंधन की आवश्यकता है, फ्यूल की आवश्यकता है। वह सभी पूर्तियां कहाँ से हो रही हैं? शक्ति संसाधनों से हो रही हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं एक देश का औद्योगिक विकास, समृद्धता, ये सब चीज़ किस पे निर्भर कर रही हैं? शक्ति संसाधनों पर निर्भर कर रही हैं। तो नोट कीजिए। सबसे पहले परिभाषा, शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधनों से तात्पर्य क्या है? उद्योगों में मशीनरी चलाने, परिवहन के क्षेत्र में ईंधन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए प्रकाश और गर्मी प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के स्रोत है। कौन से? ये शक्ति संसाधन, पावर रिसोर्सेज की जिनकी बात कर रहे हैं। अभी हमने आपसे बात की कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल में हो रहे हैं। उद्योगों में मशीनरी को चलाने के लिए, मशीन्स को चलाने के लिए, आप परिवहन के क्षेत्र में इनका इस्तेमाल देख सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, परिवहन के रेल यातायात है, सड़क यातायात कह सकते हैं। इसी तरीके से आप वायु यातायात ले लीजिए, जल यातायात ले लीजिए। विभिन्न प्रकार के परिवहन के जितने साधन हैं, उन समस्त साधनों में ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है और ऊर्जा के आधार पर ही वह गति कर रहे हैं। वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है? इन्हीं शक्ति संसाधनों से प्राप्त हो रही है। इसी की तरीके से हम देखते हैं घरेलू उपयोग में, भोजन पकाने के लिए अभी बात की आपसे, विभिन्न प्रकार के घर में प्रकाश के लिए, ऊर्जा मान करने के लिए। यानी कि ये दो चीज़ें जो हैं वो आप नोट करेंगे कि ये जो पावर रिसोर्सेज हैं ये हमें क्या प्रदान कर रहे हैं? ये हमें प्रकाश दे रहे हैं और गर्मी दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसी भांति जो सूर्य है, सूर्य से हमें प्रकाश भी मिलता है और गर्मी भी प्राप्त होती है, यानी कि हीट भी मिलती है और लाइट, दोनों ही हमें सूर्य से प्राप्त होती है। और सूर्य के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे वाले वीडियो में, जहाँ पर सूर्य अपने आप में एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। इसी तरीके से देखते हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आप दोनों चित्रों में यही प्रदर्शित किया गया है कि विभिन्न ऊर्जा के स्रोत, संसाधन कौन कौन से हैं। आप ये देखिए, सूर्य ऊर्जा है। इसी तरीके से आप ये देखिए, जल से प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। इसी तरीके से आप न्यूक्लियर एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा कहते हैं। ये आपका पेट्रोलियम है जिसको खनिज तेल कहा जाता है। ये प्राकृतिक गैस है, कोयला है। तो ये विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के संसाधनों को अब हम पढ़ने वाले हैं। दो तरीके से उनको देखा जाता है। कौन कौन से? पहला है परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन या स्रोत भी कह सकते हैं उन्हें। देखिए कौन कौन से हैं। शक्ति संसाधनों के प्रकार कितने? दो प्रकार के, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत यानी कि आप लिख सकते हैं ये कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कन्वेक्शनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, शक्ति के संसाधन हैं। और ये आपके हो जाएंगे नॉन कन्वेक्शनल। कौन से होंगे? नॉन कन्वेक्शनल, नॉन कन्वेक्शनल सोर्स हो गए इस तरीके से। तो सबसे पहले हम परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, सामान्य से इसकी परिभाषा है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में और डिटेल से बातचीत करेंगे। परंपरागत की सिंपल सी आप परिभाषा ये याद रखें कि जो लंबे समय से
जिनका उपयोग हम करते आ रहे हैं, बहुत परंपराओं से चलते आ रहे हैं, एक परंपरा से दूसरी परंपरा पे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जिनका उपयोग इंसान मानव करते आ रहा है। उसी के अंतर्गत क्या है, बिल्कुल सही है, ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल कह सकते हैं, प्राकृतिक गैस कह सकते हैं, और अंत में जल विद्युत को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसका कारण भी हम यहाँ पता करेंगे, क्यों जल विद्युत को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम जल को इस्तेमाल में लेते आ रहे हैं। काफ़ी बड़े प्रागैतिहासिक काल से ही अगर हम देखें तो इसका उपयोग हम करते आ रहे हैं विभिन्न रूपों में। परंतु जल जो है वह यहाँ पर क्या है, इसके स्रोत कैसे हैं, ये नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसके स्रोत अनंत हैं, जल के स्रोत अनंत हैं। आगे देखते हैं, ये विभिन्न ईंधन आप देख सकते हैं, ईंधन है लकड़ियों से प्राप्त होता है, कोयला के स्रोत आप देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कोयला, ये पेट्रोलियम आप देख रहे हैं, ये पेट्रोलियम के स्रोत हैं, ये प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस जिसको कहा जाता है, ये आपके जल विद्युत है। तो जल विद्युत ये बाकी के जितने हैं, ये ऊपर वाले तो किसके अंदर आएंगे, ये सारे के सारे फोसिल फ्यूल हैं, फोसिल फ्यूल हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन कहेंगे इनको। कौन से ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जो है जल विद्युत, ये एकमात्र ऐसा है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में शामिल तो किया जाता है, परंतु ये कैसा है, नवीकरणीय है, इसको रिन्यू किया जा सकता है। अलग अलग आपने पढ़ा है गत अध्यायों के अंतर्गत कि किस तरीके से हम जल के विविध उपयोग कर सकते हैं, सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ विद्युत, यहाँ पर जो इसका उपयोग देख रहे हैं वह ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं, और ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, जल से क्या बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसके बारे में। तो ये जो है ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसी की भांति अगला जो प्रकार है वह है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत यानी कि जो नवीनतम है, इनका इस्तेमाल इंसान ने तकनीक, अपनी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से इनका उपयोग हाल ही के कुछ समय में इनका उपयोग करना प्रारंभ किया है, और इनके माध्यम से वह क्या है, ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। कौन कौन से स्रोत है, सबसे पहले सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और अंत में परमाणु ऊर्जा इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। खास बात यहाँ ये देखेंगे कि जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब जो स्रोत हैं, ये सारे के सारे ऐसे स्रोत हैं जो कि इनके भंडार अनंत हैं, इनके भंडार आंकलित, यानी कि आकलन करेंगे तो इनकी कोई आकलन कर ही नहीं सकते। आप सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोगैस है विभिन्न प्रकार के, जब तक पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, वनस्पतियां उपलब्ध हैं, तब तक बायोगैस, जीव जंतु, पादप सब उपलब्ध है, तब तक बायोगैस बनती रहेगी। इसी तरीके से भूतापीय ऊर्जा है, ये पृथ्वी से संबंधित होती है। तो पृथ्वी में हमने पढ़ा है इसके अंतर, यानी कि इसके गर्भ में कितनी ऊष्मा छुपी हुई है, आप ये देख सकते हैं। ये भूतापीय ऊर्जा को प्रदर्शित किया गया है, ये पवन ऊर्जा का है, और ये सौर ऊर्जा। विस्तार से इन सब के ऊपर एक एक करके बात करेंगे डिटेल के अंदर। खास में लास्ट में आप देखेंगे परमाणु ऊर्जा जो है वह भी एक प्रकार से विद्युत उत्पादन में इसका योगदान है। विद्युत बनाने में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, यूरेनियम है, थोरियम है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ जानकारी दे दें कि इनके जो भंडार हैं वह सीमित हैं, आकलित हैं, परंतु खास बात यहाँ देखने को मिलती है कि जो परमाणु ऊर्जा है यह एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह कई रूपों में बदली जा सकती है, यानी कि इसका प्रयोग अनंत किया जा सकता है। यानी कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उसमें एक जो फिजन और फ्यूज़न दो प्रकार की पद्धतियां होती हैं। यहाँ पर जो हम फिजन काम में लेते हैं, फिजन प्रक्रिया से न्यूक्लियर रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा से क्या बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है, और इसके माध्यम से तो इसका उपयोग क्या किया जा सकता है, अनंत किया जा सकता है, बशर्ते इसके साधन यानी कि उसकी उपलब्धता वह क्या है, वह सीमित है। और इसको किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में शामिल किया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र यहाँ पर आपको एक अंतर देखने को मिल रहा होगा कि जल विद्युत जो है वह कैसा है, नवीकरणीय है, यानी कि अवेलेबल है, और यहाँ पर जो है ये ऐसा है जिसको हम
नवीकरणीय नहीं है, इसका नवीकरण नहीं कर सकते हैं। खास बात यहाँ पर ये देखेंगे, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायो है, भूतापीय है, ज्वारीय है, ये रिन्यूएबल हैं, बार बार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इन्हें किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, इन्हें अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये समस्त जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये किस में आते हैं, अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं ये सारे के सारे। तो ये खास बात है इसके अंतर्गत। इसी तरीके से निरंतर वीडियो देखते रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।